हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो कि हमारी क्लास 10th के समांतर श्रेणियों का चैप्टर है। ठीक है, जिसके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट का पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पहले नंबर क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहली वाली कंडीशन से जो दी है उस पर कुछ कंडीशन दी हुई है, उसमें हमें अध्ययन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि उससे जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कि पहली कंडीशन पे जो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपए, यानी कि पहले किलोमीटर पे कितना रुपए चार्ज किया जा रहा है, यानी कि 15 रुपया। ठीक है, इसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपए पेड करना पड़ेगा, यानी कि 2 किलोमीटर का किराया फिर कितना हो जाएगा 15 रुपए तो ऑलरेडी पहले किलोमीटर का, इसके बाद 8 रुपए आपसे और चार्ज किया जाएगा यानी कि 23 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 किलोमीटर का जो किराया रहेगा वो कितना रहेगा, 23 रुपए तो ऑलरेडी है ही है, 8 रुपए और ऐड हो जाएगा यानी कि 31 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे 4 किलोमीटर का जो किराया लगेगा वो 31 रुपए तो ऑलरेडी है ही है, प्लस 8 रुपए और चार्ज हो जाएगा यानी कि 39 रुपए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में चलेंगे। यानी कि पहले किलोमीटर का जो किराया हमारा निकला 15 रुपया निकला, 2 किलोमीटर का जो किराया निकला वो हमारा 23 रुपया निकला, 3 किलोमीटर का किराया निकला 31 रुपया निकला और 4 किलोमीटर का जो किराया निकला वो हमारा 29 रुपया निकला। ठीक है, 39 रुपए। ऐसे ही जैसे जैसे हम कंडीशन बढ़ाते जाएंगे, जितना किलोमीटर हम बढ़ते चले जाएंगे, पर किलोमीटर में 8 रुपए ऐड होता चला जाएगा, यानी कि पर किलोमीटर पहले किलोमीटर का जो चार्ज रुपए है वो 15 रुपए है, 2 किलोमीटर का यानी कि 23 रुपए है। ठीक है, और 3 किलोमीटर का 31 रुपए है और 4 किलोमीटर का 39 रुपए है। और ऐसे ही कंडीशन क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि बात किया जाए तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का 23 रुपए, तीसरे किलोमीटर का 31 रुपए और चौथे किलोमीटर का 39 रुपए हमसे क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। अब इसे हमें बताना है कि जो श्रेणी बन रही है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी अगर होगी तो हम जानते हैं, हमने आपको समांतर श्रेणी के इंट्रोडक्शन पार्ट पे बता दिया था, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है तो उसका सार्वधांतर क्या होता है, बराबर होता है। तो ठीक है, सार्वधांतर फाइंड करते हैं। सार्वधांतर डी बराबर चेक करेंगे तो a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 हमारा कितना है 23 और a1 कितना 15, यानी कि 8 रुपया निकलेगा। ठीक है, इसके बाद a3 माइनस a2, ये भी हमारा सार्वधांतर ही है। ठीक है, यदि जिसने हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले आप जाकर पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाए। a3 हमारा 31 दिया और a2 23 दिया, ये भी कितना बचेगा 8 रुपया। ठीक है, इसके बाद हम a4 माइनस a3 करेंगे तो 39 माइनस 31, यानी कि ये भी बचेगा 8 रुपए। ठीक है, हमने यहां पर क्या चेक किया कि प्रत्येक कंडीशन पे सार्वधांतर क्या निकला, बराबर। ठीक है, तो क्या निकला, प्रत्येक स्थिति में सार्वधांतर बराबर है, अतः यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है।
यानी कि पहले नंबर वाले क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो हम क्या कर लेते हैं, माना प्रारंभ में बेलन में हवा की मात्रा वो हमने मान ली x। ठीक है, कितनी मान ली, x प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में हमने कितना मान ली, x। पहली बार जब वायु निकालने वाला पंप खोला जाता है तब बेलन में शेष हवा कितनी बचेगी। अब x तो ऑलरेडी प्रारंभ में थी। ठीक है, प्रारंभ में कितनी थी, x, लेकिन पहली बार में जब खोलेंगे तो जो पूर्व की जो मात्रा थी उसका कितना निकल जाएगी, 1/4 निकल जाएगी। यानी कि x माइनस x/4, इसको जब हम हल करेंगे तो 4x माइनस x/4 हल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3x/4। ठीक है, जब पहली बार में पंप खोला जाता है तो कितनी मात्रा बच गई, 3x/4, और शुरुआत में कितनी थी, x थी। ठीक है, पुनः जब दूसरी बार पंप खोला जाता है तब बेलन में बची शेष हवा, अब पहली बार तो हमने खोल लिया था तब हमारी शेष 3x/4। अब जब दूसरी बार खोलेंगे तो क्या बोल रहा है कि जितनी हवा है उसका 4/भाग निकल जाएगी। अब शेष कितनी बची उसमें, 3x, यानी कि 3x/4 तो है ही है, लेकिन 3x/4 का 1/4 भाग और क्या हो जाएगी, बाहर, यानी कि बाहर निकालने का मतलब खाली हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। 3x/4 माइनस कितना हो जाएगा, 3x/16, लासा कितना आ जाएगा, 16, 4 से कटेगा 4 बार, 4 × 12x, 16 से 16 एक बार कटेगा। ठीक है, तो 3x ही रहेगा और कितना बच जाएगा ये, 9x/16। ठीक है, यानी कि दूसरी बार में कितनी हवा बच गई हमारी, 9x/16। ठीक है, इसके बाद तीसरी बार की और कंडीशन निकाल लेते हैं। जब तीसरी बार पंप खोला जाता है तब बेलन में शेष हवा की मात्रा कितना बचेगी, ऑलरेडी हमारे पास 9x/16 तो है ही है, लेकिन इसका 9x/16 का कितना हो जाएगा, 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, 9x/16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9x/64 बचेगा। इसको हल करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 64, और 16 से कितने बार कटेगा, 64 4 बार, और 4 का जब 9 के साथ गुणा हो जाएगा 9 को 36x। ठीक है, और 64 से 64 एक बार कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ कितना रहेगा, माइनस का 9x। जब हल करेंगे तो 36 - 9 यानी कि 27x/64 रहेगा। यानी कि बात किया जाए कि प्रारंभ में, द्वितीय में, तृतीय में और चौथे बार में क्रमशः अगर देखेंगे तो जो वैल्यू थी पहले प्रारंभ में x थी हवा। ठीक है, दूसरी बार में दोबारा में कितनी बची थी, 3x/4 मात्रा बची थी।
जब तीसरी कंडीशन यानी कि दूसरी बार में जब हवा निकाली गई थी तो 9x/16, और तीसरी बार में जब हवा निकाली गई यानी कि चौथी कंडीशन बन गई वो 27x/64। और इस प्रकार से हम जाने कितनी सारी कंडीशन बनाते चले जाएंगे, खत्म नहीं होगी। अब चूंकि हम चेक करना है कि ये स्थिति समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर चेक करना पड़ेगा। तो सार्वंतर चेक करते हैं, ठीक है। सार्वंतर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब A2 हमारा कितना है, ये रहा 3x/4 और माइनस x। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, लासा 4 यानी कि 3x माइनस का 4x, और जब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का x/4, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पे चेक करेंगे A3 माइनस A2, ये भी तो सार्वंतर ही है, ठीक है। तो A3 कितना हमारा 9x/16 और A2 कितना है 3x/4। तो लासा कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 एक बार तो 9x हो जाएगा, माइनस 4 से 4 बार, 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 4 3 12x, बचेगा कितना माइनस का 3x/16, ठीक है। इसके बाद A4 माइनस A3 और फाइंड कर लेते हैं। A4 हमारे कितना है 27x/64, और A3 हमारे कितना है, A3 हमारा 9x/16, लासा कितना आएगा 64, 64 से 64 एक बार तो 27x माइनस 16 चौको 64 और 9 चौको 36x, ठीक है। तो कितना बच जाएगा माइनस का 9x/64। अब हमने यहाँ पर चेक किया पहली कंडीशन का सार्वंतर ये, दूसरी कंडीशन का सार्वंतर ये, तीसरी कंडीशन का सार्वंतर ये। क्योंकि इनकी स्थितियों में सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह स्थिति एपी में नहीं है, ठीक है। अब सार्वंतर बराबर तो नहीं, स्थिति क्या होगी, एपी में नहीं होगी। 3 नंबर की कंडीशन को देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी कि 1 मीटर की लागत जो बोल रहा है, 1 मीटर की लागत है 150 रुपया, ठीक है। यानी कि कोई कुआं खोदना है जिसके पहले मीटर की जो लागत है वो 150 रुपए, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो 2 मीटर की जो लागत होगी वो 150 तो है ही है, लेकिन 1 मीटर के बाद जितना मीटर बढ़ेगा उसका 50 रुपए चार्ज होगा। यानी कि 2 मीटर हो रहा है तो 50 चार्ज होगा, यानी कि 200 रुपए, ठीक है। और 3 मीटर की जो लागत होगी वो 200 प्लस 50 फिर से ऐड हो जाएगा, यानी कि 250 रुपए, ठीक है। और 4 मीटर की जो लागत होगी वो हमारी 250, ठीक है, प्लस 50 रुपए और क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 300 रुपए। अब इतना इसी क्रम में कितना भी लिख सकते हैं, कितने भी मीटर खुदाई को लिख सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है सिर्फ कि जो कंडीशन दे रही है क्वेश्चन पे ये एपी है या नहीं, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे A1, A2, A3, A4 क्रमशः अगर हम इनको चेक करेंगे तो 150 रुपया, ठीक है, 200 रुपया, ठीक है, और 250 रुपया, ठीक है, और 300 रुपया क्रमशः आ रही है कंडीशन, ठीक है। अब इनके हम सार्वंतर चेक करते हैं, ठीक है। सार्वंतर चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 हमारा 200, A1 150, यानी कि ये कितना निकला 50 रुपया, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं A3 माइनस A2, यानी कि 250 माइनस 200, यानी कि ये भी कितना निकलेगा 50 रुपया। इसके बाद A4 माइनस A3 चेक करेंगे, यानी कि 300 माइनस 250, यानी कि ये भी क्या निकलेगा 50 रुपया। प्रत्येक स्थिति में हमने चेक किया कि सार्वंतर क्या निकल रहा है,
यहाँ पर भी 50 रुपया, यहाँ पर भी 50 रुपया, यहाँ पर भी 50 रुपया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एपी के मान बराबर हैं, सॉरी चूंकि एपी होने के लिए सार्वधांतर बराबर होते हैं, अतः यह स्थिति एपी है। ठीक है, चेक किया ना हमने, सार्वधांतर क्या निकला 50 50 50। हमने लिखा ना एपी होने के लिए सार्वधांतर बराबर होते हैं, अतः यह स्थिति क्या है, एपी में है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम चौथी कंडीशन को पढ़ते हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट, ये बोलो कि समझने योग्य, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा और अच्छी कंडीशन है। चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिश्रधन को फाइंड करना है कि हमारा जो मिश्रधन निकल रहा है पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल, दोनों कंडीशनों का हमें मिश्रधन चेक करना है कि ये जो मिश्रधन निकल रहा है, मिश्रधन निकलने के साथ प्रत्येक वर्ष में, यानी कि पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, इसके बीच में जो श्रेणी बनती जा रही है उस श्रेणी को चेक करना है एपी है कि नहीं है। सबसे पहली चीज तो क्या है, मिश्रधन क्या कहलाता है। हमारा मिश्रधन छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा, मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन पी प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो सीआई से शो कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। आप समझिए कि किसी वर्ष हमने सपोज किया किसी बैंक में 1,000 रुपए जमा किए, चलो सिंपल क्वेश्चन का आता है, 100 रुपए जमा किए और प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज 10% मिल रहा है। तो एक साल का अगर हम 10% निकालेंगे 100 रुपए का, अगर 10% हम फाइन करते हैं तो 100 10/10। ठीक है, यानी कि 10 रुपया, यानी कि एक साल में हमें कितना मिला 10 रुपया, यानी कि हमने जमा कितना किया था 10 रुपया, यानी कि जो रुपया हमने धन जमा किया था वो हमारा हो गया मूलधन, और एक साल बाद हमें ब्याज कितना मिला 10 रुपया, यानी कि प्लस 10 करके हमारा एक वर्ष बाद वो रुपया कितना हो गया 110 रुपया, यानी कि हमारा क्या हो गया मिश्रधन, यानी कि मिला जुला धन, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के जो धन बनता है वो कौन सा बनता है, हमारा मिश्रधन। ठीक है, यानी प्रारंभिक वर्ष में हमने जो रुपए जमा किए वो हमारा मूलधन, और जो हमें ब्याज के तौर पे एक वर्ष में मिला वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और जो मिला जुला धन होता है ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के हमारा जो धन होता है वो होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है, वही सब चीजें हमने आपके सामने लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो चक्र के रूप में मिलता है। ठीक है ना, चलो उस पर ज्यादा हमें डिटेल पे जाना नहीं है। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस R/100 की पावर T। आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कक्षा 8 तक की चैप्टर क्लासेस में मैथ में दिया हुआ है। आपको R को कहीं कहीं पर कैपिटल R शो कर देते हैं और T को कहीं कहीं पे N शो कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, T फॉर टाइम, R फॉर दर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो देखिए मूलधन हमारा कितना है, हमारा मूलधन दिया है 10,000 रुपया। ठीक है, हमारी जो दर दी है वो 8% दी है। अब हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालना है, यानी कि A1 बराबर पहले वर्ष का, तो मूलधन तो हमारा P की जगह पे 10,000, 1 प्लस R की जगह पे तो 8/100 की पावर 1, यानी कि पहले साल की जगह 1। अब दूसरी साल का निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले में P की जगह पे तो चेंज हो नहीं जाएगा, 10,000 रहेगा, 1 प्लस R की जगह पे 8। ठीक है, तो 8 कितना रहेगा 100, और 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, 2 लिखा ना, तो T की जगह पे जब 1 वर्ष था तो 1 आया, और जब 2 वर्ष रहेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A3 फाइंड करते हैं, तो P की जगह पे क्या रखेंगे, इसी फॉर्मूले में सब कुछ रखा है, 10,000, 1 प्लस R की जगह पे तो 8 ही है ना, तो 8/100, और T की जगह पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आई बात समझ में। और सबसे शुरुआत वाले की जो हम बात करेंगे, शुरुआत में हमारा जो मूलधन था वो कितना था
10,000 रुपए। ठीक है, चलिए हम अंतर फाइंड करते हैं। मिश्र धन की बात बोल रहा है ना कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, शुरुआत में हमारे पास कितना था? 10,000। शुरुआत में हमारा कितना था? 10,000, यानी कि A1। और दूसरे वर्ष में कितना हुआ? 10,000 1 प्लस 8/100, ये दूसरे वर्ष में हो गया। यानी कि प्रारंभ में जो धन लगाया था वो हमारा तो 10,000 था, लेकिन एक वर्ष बाद तुरंत ये हुआ, तो इसको हम क्या मान लेंगे? A2। ठीक है, इसके बाद तुरंत 2 वर्ष बाद, यानी कि प्रारंभ में ये था, पहले वर्ष में ये, दूसरे वर्ष में ये, यानी कि तीसरी कंडीशन, यानी कि A 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ठीक है, तीसरी कंडीशन बन गई हमारी। ठीक है, हम तो श्रेणी बनाते जा रहे हैं ना। इसके बाद 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। हमने सिर्फ 3 कंडीशन तक लिखी है, 3 वर्ष तक का लिख लिया। प्रारंभ में जो था हमारा 10,000, उसको हमने A1 मान लिया। एक वर्ष में जितना धन हुआ उसको A2 मान लिया। 2 वर्ष में जितना धन हुआ उसको A3 मान लिया। 3 वर्ष में जितना धन हुआ उसको हमने A3 मान लिया। अब हमें ये चेकआउट करना है कि ये जो श्रेणी दी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चेक करते हैं, समांतर श्रेणी के लिए सारवांतर चेक करते हैं। ठीक है, हम इसको हल नहीं किया, बच्चे देख रहे होंगे आप लोग, हमने इसको हल नहीं किया क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा, उसमें सिर्फ इतना पूछा कि AP में है या नहीं। हम हल करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली क्या है ना, सिर्फ शो करते हैं कि समांतर है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, ठीक है, A2 कितना? 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस A1 कितना? 10,000। और जब 10,000 हम इससे कॉमन निकाल लेंगे, 10,000 कॉमन निकाला तो कितना बचा? 1 प्लस 8/100 और इसका -1, तो -1 कट गया, तो 10,000 इंटू 8/100। ध्यान से समझना इसको, यानी कि पहले वाली कंडीशन में सारवांतर ये आया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन का सारवांतर निकालते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 हमारा तो ये रहा ना, ठीक है, तो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर, A3 हमारा कितना है? 2 पावर। ठीक है, और फिर A2 की जगह 10,000 1 प्लस 8/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 हम क्या करेंगे? कॉमन निकालने के बाद इसकी एक घात वाला मान निकला ना, तो एक तो बचेगा 8/100, और ये तो पूरा पूरा कॉमन निकल आया ना, तो ओनली माइनस का 1 बचेगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100 और इंटू 8/100। ठीक है, ये हमने दूसरा सारवांतर निकाला। अब हम एक और सारवांतर निकालते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये A4 था हमारा, तो A4 की जगह पे कितना? 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100 की पावर 3, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तो दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 कॉमन दोनों में दिख रहा है। जब 2 घात वाला निकाल ले जाएंगे तो 1 प्लस 8/100 सिर्फ एक बच जाएगा, ये तो पूरा पूरा निकल गया, ओनली 1, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2 इंटू 8/100। ठीक है, अब तीनों कंडीशनों को हम ध्यान देते हैं। पहली कंडीशन का सारवांतर ये, ठीक है, दूसरी कंडीशन का सारवांतर ये, तीसरी कंडीशन का सारवांतर ये। ठीक है, तो 10,000 इंटू 8/100, 10,000 इंटू 8/100, 10,000 इंटू 8/100 सभी में कॉमन दिख रहा, लेकिन 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 की पावर 2, तो क्या ये बराबर थोड़ा ना? बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है, ये तीनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि सारवांतर बराबर नहीं है, अतः यह स्थिति AP में नहीं है। ठीक है, जब सारवांतर बराबर नहीं तो स्थितियां AP में नहीं होंगी। दूसरे नंबर के क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं, तो दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है
कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं बारी बारी से। तो पहली कंडीशन में प्रथम पद यानी कि ए बराबर दे रहा है 10। ठीक है, इसके बाद डी यानी कि सारवांतर होता है, डी बराबर भी कितना दे रहा है 10। ठीक है, अब प्रथम 4 पद पूछ रहा है, तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। हमने बताया था ना आपको व्यापक श्रेणी लिखवाई हुई थी, तो व्यापक श्रेणी इसी प्रकार से तो बढ़ रही थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो प्रथम 4 पद ही तो ज्ञात करना। प्रथम पद के लिए 10, द्वितीय पद के लिए 10 प्लस 10, तृतीय पद के लिए 10 प्लस 2 इंटू 10 और चतुर्थ पद के लिए 10 प्लस 3 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? 10 10 10 20 और ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4। तो प्रथम 4 पद हमारे कितने हो गए? 10 20 30 40। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है? प्रथम पद ए बराबर हमारा बोल रहा है -2 और डी बराबर हमारा कितना बोल रहा है? 0। तो डी बराबर कितना बोल रहा है? 0। तो प्रथम 4 पद क्या होंगे? प्रथम 4 पद जो होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। प्रथम 4 पद तो हमारे ये रहे ना। अब ए की जगह पे प्रथम पद 2, ए की जगह -2, डी की जगह पे कितना आया? 0। ए की जगह -2 और डी की जगह 0, ए की जगह -2 और डी की जगह पे 0, यानी कि -2 और ये -2, ये भी बचेगा। 0 जोड़ने घटने तो कोई फर्क नहीं होता। ये भी -2 प्लस 0, ये भी -2 प्लस 0, यानी कि हमारे पद क्या निकला है? स्पष्ट दिख रहा होगा, -2 -2 यानी कि प्रथम 4 पद कितने निकले? सभी हमारे -2 और सभी -2 निकले। ठीक है, तीसरे नंबर की कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तीसरे नंबर की कंडीशन पे क्या बोल रहा है? ए बराबर 4 और डी बराबर -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो 4 डी की जगह -3, 4 और डी की जगह -3, 4 और डी की जगह -3, यानी कि 4, ये ओनली 1 बचेगा। ये 4 -6 हो जाएगा और 4 -9 हो जाएगा, यानी कि 4 1 -2 और 9 में से 4 जाएगा तो -5, यानी कि प्रथम 4 पद ये निकला है। ठीक है, अब चौथे नंबर को ध्यान में देते हैं। तो ए बराबर कितना दिया? -1 और डी बराबर 1/2। ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। ठीक है, यही दिया हुआ। चलो इसको भी हल करते हैं। तो प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब ए की जगह तो -1 डी की जगह 1/2, ए की जगह -1 2 इंटू डी की जगह 1/2 और ए की जगह पे कितना दे रहा हमारा? -1 और डी की जगह पे 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। कितना होगा? -1, इसको हल करते हैं। -2 प्लस 1/2। ठीक है, -1 2 से 2 कट गया, +1 हो जाएगा और ये -1 प्लस 3/2। -1 ये -1/2 और ये माइनस प्लस कट जाएंगे 0 और ये -2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? -1 1/2 और ये 0 और ये प्लस माइनस घट के 1/2। ठीक है, तो ये निकल आए हमारे प्रथम 4 पद। ठीक है, तो अब जो तीसरा लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है वो आप लोग घर से कीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। नंबर के क्वेश्चनों पे तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है? तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 3 1 -1, ठीक है, और -3 इस प्रकार से क्रम पे दिया। अब सबसे पहली चीज तो क्या होता है? प्रथम पद।
एकदम इजी होता है। जो पहला पद होता है वही प्रथम पद, यानी कि जो पहला प्रारंभ में आपको दिख रहा है 3, यानी कि प्रथम पद। और जो सार्वंतर निकलता है, सार्वंतर बीच के पदों का अंतर होता है, यानी कि हम जो कर देते हैं A2 माइनस A1, यानी कि आगे A2 कितना है, अगर ध्यान से देखें A1 A2 A3 और A4, तो A2 1 है ना, और A1 कितना है 3, यानी कितना बचेगा माइनस का 2। ये रहा सार्वंतर और ये रहा प्रथम पद। ठीक है, और दूसरे नंबर वाले में भी चेक कर लेते हैं। तो कितना कह रहा है, -5 -1 -5 -1 3 और 7। ठीक है, ये दिया ना, -5 -1 3 और 7। ठीक है, अब जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद जो A बराबर होगा वो कितना होगा -5, और जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि आगे के पद से उसके पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस है यानी खतरे की घंटी है, इसलिए -1 से -5 को घटा रहे हैं हम। ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि सार्वंतर 4 और प्रथम पद -5। ठीक है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या दे रहा है, 1/3, ठीक है, और 5/3, ठीक है, 1/3, 5/3, 9/3, ठीक है, 9/3 और 13/3। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, प्रथम पद। अब प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 1/3, पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। और हमें जो सार्वंतर फाइंड करना है, सार्वंतर क्या हो जाएगा, अगले पद से। ठीक है, यानी कि दूसरे से पहला पद घटा देंगे, माइनस के 1/3, हल करेंगे तो लासा तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस का 1 यानी कि 4/3, यानी कि 4/3 हमारा सार्वंतर और प्रथम पद कितना हो गया, 1/3। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं तो कितना कह रहा है। चौथे नंबर में 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना है, प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद A बराबर 0.6, एकदम इजी होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है प्रथम पद। और सार्वंतर D बराबर दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे 1.1, यानी कि सार्वंतर 1.1 हो गया हमारा, और हमारा प्रथम पद हो गया 0.6। अब हम देखते हैं चौथे नंबर। तो चौथे नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। ठीक है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर को देखते हैं। सबसे पहले नंबर में कह रहा है 2 4 8, 2 4 8 और 16। हमें इसको चेक करना। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें चेक करना AP। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सार्वंतर भी बताना। सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं सार्वंतर। ठीक है, अब सार्वंतर कैसे चेक करते हैं, ये तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो सार्वंतर क्या होते हैं, AP के बराबर, यानी कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 बराबर निकलने चाहिए। चेक करते हैं, 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, A4 की जगह 16 माइनस 8। चेक किया, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा। ठीक है, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP भी नहीं है। ठीक है, सार्वंतर बराबर नहीं तो AP भी बराबर नहीं, यानी कि कुल मिला के AP नहीं निकल सकते जब तक सार्वंतर बराबर ना हो। सार्वंतर तो 2 4 8 आया ना, तो वही लिखा सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दे रहा है, दूसरे नंबर को देखते हैं, 2 और 5/2। ठीक है, 3 × 7/2, 3, 7/2। ठीक है, इसी प्रकार से दे रहा, यानी कि ये A1
A2 A3 A4। सारवांतर D बराबर चेक करते हैं, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 कितना दे रहा हमारा 5/2, A1 2, A3 कितना 3 माइनस 5/2 और A4 कितना 7/2 और A3 कितना 3। ठीक है, चेक करते हैं इसको। 5 माइनस 4 हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा। चूंकि सारवांतर बराबर है, चूंकि सारवांतर बराबर है, अतः यह AP है। ठीक है, सारवांतर बराबर है अतः यह AP है। अगर ये AP है तो सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब जैसे कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, चेक कर लिया हमने AP है, तो प्रथम पद तो 2 हो गया। ठीक है, तो हमें 3 और पद ज्ञात करना। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, 4 पद दिए, तो हमें कौन से ज्ञात करना, 5वें पद से। ठीक है, अगले 3 पद। अब अगले जो 3 पद आएंगे वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 तो दिए, कौन सा आएगा 5वां पद। अब 5वां पद क्या होता है, A प्लस 4D। अब प्रथम पद क्या हमारा, यहाँ पर 2 और D कितना निकला 1/2। हल करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 तो 5/2 कितना निकलेगा 5/2। ठीक है, सॉरी इंटू 4 तो दिया है, सॉरी 4 इंटू 1/2 ऐसा होगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि 2 प्लस 2 बराबर 4, यानी कि हमारा 5वां पद कौन सा होगा 4। और छठा पद जो निकलेगा A प्लस 5D, यानी कि 2 प्लस 5 इंटू 1/2। ठीक है, 2 प्लस 5/2। ठीक है ना, 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5/2 यानी कि 9/2। ठीक है, 1 2 पद निकाल लिए। अब 7वां पद निकलेगा, 7वां पद यानी कि A प्लस 6D होता है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिए, जहां पर हमने लिखवाया हुआ व्यापक श्रेणी क्या है। ठीक है, A की जगह पे 2 6 और D की जगह पे 1/2 कट जाएगा 3 बार, तो 2 प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, अगले 3 पद बराबर कितना निकला 4, 9/2 और 5, और सारवांतर कितना निकला हमारा, सारवांतर D बराबर 1/2। तो इतना टर्म्स करना है हमें चौथे नंबर के क्वेश्चंस में। ठीक है, तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है कि -1/-1.2। ठीक है, -3.2। ठीक है, तो माइनस का 5.2। ठीक है, तो माइनस का 7.2। ठीक, माइनस का 7.2। ठीक है, तो हमने इतने पद लिख लिए। सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे इसका सारवांतर। ठीक है, D बराबर ये A1 A2 A3 A4 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। चलो सारवांतर फाइंड करते हैं। A2 की जगह पे -3.2, माइनस है खतरे की घंटी, माइनस के कोष्टक भी बंद करके रखो, और A1 की जगह पे -1.2। ठीक है, अब A3 की जगह पे माइनस का 5.2 और A2 की जगह पे माइनस का 3.2, A4 की जगह पे माइनस का 7.2 और A3 की जगह पे माइनस का 5.2। ठीक है, हल करेंगे तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा, ये -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। ठीक है, माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 2 गया 0। ठीक है,
3 में से 1 गया 2, यानी कि माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या है ना ये। ऐसे इसको करेंगे 0 और 5 में से 3 गया 2, ये भी माइनस का 2। ऐसे ये भी निकलेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि सारवांतर क्या है, क्योंकि सारवांतर बराबर है, अतः यह AP है। ठीक है, यानी कि सारवांतर D बराबर निकल आया माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अगले 3 पद, अगले 3 पद। अब अगले 3 पद कौन सा निकलेगा, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वां पद a+4d, ये हमारा कितना, माइनस का 1.2 और 4d की जगह पे माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1.2 प्लस माइनस का -4 दूनी 8, और 8 में से 1.2 गया तो इसके बाद तो 0 लिख सकते हैं ना, दशमलव के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें से ले लेंगे 1, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, अब ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 6.8, वो भी माइनस का। ठीक है, सॉरी ये तो माइनस माइनस जोड़ रहा है, सॉरी दोनों ही माइनस हो गए, सॉरी माइनस हो गए दोनों। कितने हो जाएंगे, 2 और 9, वो भी माइनस का 9.2। और छठा पद के लिए a+5d, a की जगह -1.2 और 5d की जगह -2, -1.2, 5 दूनी 10। ठीक है, दोनों जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 1.2, 11.2, यानी कि माइनस का 11.2। और 7वां पद जो देखेंगे तो a+6d हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1.2, 6 इंटू माइनस का 2, माइनस का 1.2, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 और 3, 13.2, यानी कि हमारे अगले 3 पद जो निकला है 9.2 माइनस का, 11.2 माइनस का, 13.2 माइनस का। ठीक है, आगे के ऐसे क्वेश्चन आप टर्म्स कर सकते हैं। चलिए हम 5वें नंबर को देखते हैं। 5वें नंबर पे बोल रहा है 3, 3 + √2। ठीक है, इसके बाद 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। ठीक है, इसके बाद 3 + 3 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, सारवांतर फाइंड करते हैं। ये a1, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो सारवांतर कैसे फाइंड होगा, a2 - a1 और a3 - a2 और a4 - a3। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारवांतर फाइंड करेंगे। तो a2 हमारा कितना है, 3 + √2 और a1 कितना है, 3, और a3 हमारा कितना है, 3 + 2 √2। ठीक है, और a2 हमारा कितना, 3 + √2। ठीक है, माइनस होता है तो थोड़ा कोष्टक में बंद करा करो, खतरा होता है। ठीक है, 3 + 3 √2 डायरेक्ट कर दोगे तो गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। a3 हमारा कितना, 3 + 2 √2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, ओनली √2 बचेगा। यहाँ पर 3 + 2 √2 माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। ऐसे यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये भी चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन पे तो √2 बचा था, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 √2, 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। ऐसे ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 √2, 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारवांतर क्या है, सारवांतर बराबर है, अतः यह AP है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो D बराबर 2 √2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन सा होगा, 5वां पद, 6ठा पद
और 7वां पद। अब 5वें पद को देखते हैं, a प्लस 4d। a की जगह पे हमारा कितना निकला, a तो हमारा 3 दिया और d की जगह तो √2, 3 प्लस 4√2। ऐसे ही अगला a प्लस 5d हो जाएगा छठवां, तो 3 प्लस 5√2 और 7वां हो जाएगा a प्लस 6d, तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2, यानी कि अगले 3 पर ये निकाला। ठीक, आई बात समझ में। अब देखते हैं छठा नंबर। छठे नंबर पे बोल रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2। इसको भी चेक करना समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी चेक करते हैं। तो d बराबर चेक करते हैं, ये तो a1 होगा, ये a2, ये a3 और a4। कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। अब a2 कितना है 0.22 और a1 कितना 0.2, a3 कितना 0.22 और a2 कितना 0.22, a4 कितना 0.222 और a3 0.222। ठीक है, इसको हल करते हैं। दशमलव के बाद 0 ले लें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, यानी कि 22 में से 20 गया। दशमलव को फॉरगेट कर दो, 22 में से 20 गया यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव। ऐसे ही होगा, दशमलव के बाद 0 ले लें, 222 में से 220 जाएगा, कितना बचेगा 0.002, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 3 अंक हमें से यहाँ पर भी लिखना पड़ेंगे। ऐसे ही दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ पर भी, दशमलव के बाद 0 ले लें, 2222, 2220, 2220 में से जाएगा 2222 में से 2220 जाएगा, तो 2 बचेगा, वो भी दशमलव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दशमलव के बाद 4 अंक। तो एपी में क्या होना चाहिए, सार्वंतर बराबर, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 8वां नंबर। ठीक है, चेक करते हैं इसको भी। सब -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। डी बराबर चेक करते हैं, a1, a2, a3, a4। ठीक है, अब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अब a2 कितना दिया, -1/2, -1/2, सभी -1/2 ही है। तो यहाँ पर भी ऐसे -1/2, -1/2, ये भी घट रहा है, और ये भी -1/2, -1/2। अब देखो सभी -1/2 में से -1/2 घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, यानी कि d बराबर क्या है 0। ठीक है, अब सार्वंतर क्या है, 0 0 का डिफरेंस है, तो हाँ बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर तब बराबर है, अतः यह एपी है। बोल सकते हैं, इसको भी हम एपी बोल सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर की बात हो रही ना, यानी कि ये श्रेणी क्या है, एक ही अंतराल पे जा रही है, यानी कि ना कुछ बढ़ रहा ना घट रहा, यानी कि सार्वंतर कितना 0 का अंतराल। अब जो अगले 3 पद होंगे, अगले 3 पद भी क्या होंगे, वही होंगे जब सब -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सारे पद क्या होंगे अगले, -1/2, -1/2, -1/2 ही होंगे। ठीक है, क्या करते हैं 10वें नंबर में, a 2a 3a 4a। ठीक है, इस प्रकार से इसने दिया हुआ है, तो इसको भी चेक करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सार्वंतर डी चेक करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। इसको क्रम से लिख लेते हैं, ये a1, a2, a3 और ये a4 क्रम से लिख लिया हमने। a2 हमारा 2a, a1 a, a3 हमारा दिया 3a और a2 2a,
और A4 4A दिया और A3 3A दिया। अगर सब में चेक करेंगे 2 में से 1 जाएगा AK, 3 में से 2A जाएगा AK, 4 में से 3 जाएगा तो AK। क्योंकि सार्वंतर क्या है, क्योंकि सार्वंतर बराबर है, अतः यह AP है। ठीक है, सार्वंतर बराबर यानी कि यह AP है। और जब AP है तो अगले 3 पद, अगले तीन पद ध्यान से देखो, ये फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो अगला पद क्या निकलेगा, 5 है, 6 और 7 है। आप बाई फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज यू विश, आपकी जैसी मर्जी। इसके बाद हम 11वां नंबर देखते हैं। 11वें नंबर में क्या कह रहा है, A, A² AQ, ठीक है, और A की पावर 4, ठीक है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, सार्वंतर हम क्या चेक करते हैं, इनका सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। ठीक है, अब A2 हमारा कितना, A² माइनस A, और A3 हमारा कितना, AQ माइनस A², और A4 कितना, AQ हो जाएगा A की पावर 4 माइनस AQ। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो सार्वंतर बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि समान घातीय चर आपस में जुड़ते घटते हैं। यहाँ पर समान घातीय कहाँ है, सब विपरीत यानी कि भिन्न भिन्न घातीय है, तो आपस में इनको जोड़ घटा नहीं सकते हम। ठीक है ना, यहाँ पर A² है तो यहाँ पर भी A² होना चाहिए था, AQ है तो AQ होना चाहिए था, A4 है तो A4, यानी कि समान घातीय चर आपस में जुड़ते घटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP भी नहीं है। ठीक है, सार्वंतर बराबर नहीं यानी कि AP भी नहीं। ठीक है, और ऐसे कितने भी घातांकी वाले मान वाले श्रेणी दी रहती है, वो कभी समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना, घातीय वाले कोई भी चर हो या अचर हो घात के रूप में इस प्रकार से दिए हो तो वो कभी समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती। जैसे कि आप देख रहे होंगे 15वें नंबर में, 14वें नंबर में ये समांतर श्रेणियां नहीं है। चलिए आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां नंबर दिया √2, √8, ठीक है, और √18 और √32। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सीक्वेंस पे लिखते हैं, √2 ज्यों कहते हैं, इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते। इसको 4 दूनी 8 की फॉर्म पे लिख सकते हैं, इसको 9 दूनी 18 की फॉर्म पे लिख सकते हैं, इसको 16 दूनी 32 की फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, √2, अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है, 2 का थोड़ा ना होगा इसलिए √2 लिखते जाएंगे, 16 का 4 होता है यानी कि ये बन गए। तो अब इनके सार्वंतर हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, जैसे अगला नंबर 13 भी देखेंगे, उसको हमें हल करना पड़ेगा पहले। डायरेक्ट हम उसको हल नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट देख के बता सकते कि AP है, करनी वाला है, करनी को पहले हमें हल करना पड़ेगा। हो सकता कुछ पद क्या होगा, वर्गमूल से हट जाएगा। ठीक है, सार्वंतर देखते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, यानी कि हमारा A1, A2, A3, A4। तो A2 हमारा 2√2 माइनस √2 और A3 3√2 माइनस 2√2, ठीक है, और A4 4√2 माइनस A3 3√2। अब हल करेंगे, 2√2 में से 1√2 जाएगा, जब कोई संख्या नहीं है तो एक ही लिखा है यहाँ पे, यानी कि 1√2 बचेगा। जब 3 में से 2√2 जाएगा तो 1√2 ये भी बचेगा, 4√2 में से 3√2 जाएगा तो ये भी √2 बचेगा। ठीक है, अतः सार्वंतर बराबर है, अतः यह AP है। और जब सार्वंतर बराबर है यानी कि ये क्या है, AP है। ठीक है, तो अगले 3 पद ज्ञात करना, तब
अगले 3 पद। अब ध्यान देना, अगले 3 पद कैसे निकलेंगे हमारे, 2 रूट 2 से, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, तो अगला क्या निकलेगा 5 रूट 2, अगला 6 रूट 2, अगला 7 रूट 2। ये सीधा सीधा आंसर हो जाएंगे अगले 3 पद। और सारवांतर डी पूछ रहा है, तो डी बराबर हमारा रूट 2। ठीक है, बकाया क्वेश्चन को आप घर पे हल कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए।